दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग पेशेंट के साथ में उसकी जो हिस्ट्री या उसके जो जांच में रिपोर्ट्स आते हैं उसके हिसाब से आपसे बात करते हैं। इसके अलावा भी कई सवाल आपके जहन में होते हैं, उसका जवाब देना उस समय वो टाइम पीरियड में किसी भी डॉक्टर को पॉसिबल नहीं होता। लेकिन कभी कभी सब लोगों को ये लगता है कि हमारे दिमाग में जो भी कुछ चल रहा है उसका हमको उत्तर कहाँ से मिलेगा। तो आप लोग कभी अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, कभी आजू बाजू वाले लोगों से बात करते हैं, कभी नेट पे सर्च करते हैं, और कभी कभी ऐसे इसमें सभी आपको क्या समझता है, आप क्या सुनते हैं और उसका आकलन क्या करते हैं, और वो हर टाइम सही ही होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हम रिपोर्ट देखते हैं, हम आपको बताते हैं कि ऐसा ऐसा ये ट्रीटमेंट चालू कर दीजिएगा। आपको ये नहीं समझता कि ये क्यों चालू किया गया है, क्योंकि थ्योरी बताना हमारे लिए उस समय पॉसिबल नहीं होता। आज हमने आपको, हम जो पढ़ते हैं, हम जो आपके केस का आकलन करते हैं, वो हम कैसा करते हैं, क्यों करना चाहिए और क्या करते हैं, ये थोड़ा सा आज आपके भाषा में समझाने का प्रयास मैं करूँगा। तो निसंतानता किसको बोलते हैं? निसंतानता यानी एक नॉर्मल शादीशुदा जिंदगी व्यतीत करने वाले दंपति को जब 1 साल तक प्रेगनेंसी नहीं रहती तो उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। व्यंग्य ये शब्द में इस्तेमाल नहीं करना चाहती क्योंकि उसका टाबू है, समाज में अच्छा शब्द नहीं माना जाता है, इसलिए निसंतानता होती है। प्रेगनेंसी नहीं रहना यानी इनफर्टिलिटी। फिर चाहे उससे बच्चा हो ना हो, एबॉर्शन कुछ भी होगा, प्रेगनेंसी नहीं रह रही है तो इसको हम बोलते हैं इनफर्टिलिटी। यानी कोई भी कपल को अगर 1 साल तक नॉर्मल मैरिड लाइफ व्यतीत करने के बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है तो हमको उसको इन्वेस्टिगेशन कराने की आवश्यकता है। लेकिन अगर महिला की उम्र 35 साल के ऊपर है, या शुरू से ही पुरुष को पता है कि अब उसके शुक्राणु में प्रॉब्लम्स है या कम है, या उसको कोई पिछले बचपन में कोई गलगंड मम्स जैसी बीमारी हुई थी या ऑपरेशन हुआ है, या कई लोग एक खेती पे काम करते हैं, फैक्ट्री में वर्कर्स है, तो इंजुरी हो गई है अगर अंडकोश को, इन लोगों ने अपना जांच जल्दी करना चाहिए। या फिर कुछ महिला ऐसी होती है कि जिनका महीना 2-2, 3-3 महीने नहीं आता है, साल में 3-4 बार ही होता है, तो उन लोगों ने ज़्यादा जल्दी आना चाहिए। 35 साल के ऊपर अगर महिला की उम्र है तो हम 6 महीने में ही उसकी जाँच करने की सलाह उसको देते हैं। अब इनफर्टिलिटी ये प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम समझने के लिए अपने को नॉर्मली कैसा होता है ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो प्रेगनेंसी कैसे रहती है? प्रेगनेंसी जब अच्छे क्वालिटी का स्त्री बीज और अच्छे क्वालिटी का शुक्राणु इनका मिलन होता है तब एक भ्रूण बनता है जो बच्चेदानी के अंदर में पनपता है, उसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी की शुरुआत। लेकिन ये अंतिम चरण है एक लंबी सी श्रृंखला का। ये क्लाइमैक्स है, पिक्चर बहुत लंबा होता है। वो क्या होता है? सबसे पहले ये हमको जानना आवश्यक है कि इनफर्टिलिटी के लिए जब आप हमारे पास आते हैं तो आमतौर पे ये देखा जाता है, एजुकेटेड लोग जो शहर से आते हैं वो तो मियाँ बीवी साथ में आते हैं, लेकिन आमतौर पे औरतों को सास, बहन, मौसी, माँ ऐसे अकेली औरत साथ में आती है। पूछते पति कहाँ है तो बोलते गाँव में है या जॉब पे गए हैं, उनको टाइम नहीं है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि हमको प्रेगनेंसी के लिए अच्छा शुक्राणु और अच्छा अंडा चाहिए, स्त्री बीज चाहिए, तो इसका मतलब है दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वली इम्पोर्टेंट है, उतना ही आवश्यक है। इसीलिए उसके पति ने भी आना उसके साथ में उतना ही आवश्यक है, क्योंकि उनकी पतियों की जांच बहुत कम होती है। शुक्राणु की अब सीमेन सैंपल की जांच कराते हैं, उसके बाद में उनको बार बार आने की आवश्यकता नहीं होती, जब उनकी आवश्यकता होती है तब उनको बुलाते हैं। तो ये जानना जरूरी है कि ये सब नॉर्मल रहने के लिए ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि महिला के शरीर में क्या होता है। हर स्त्री के शरीर में ऐसी बच्चेदानी होती है, बच्चेदानी के आजू बाजू में अंडाशय होते हैं, ये 2 गर्भनलिकाएं होती है। प्रेगनेंसी कैसे रहती है? अंडाशय में से अंडा बनता है, एक फॉलिकल बनता है, हम लोग आपको ओव्यूलेशन स्टडी के लिए बुलाते हैं, उसको फूटने का इंजेक्शन देते हैं या नेचुरली फूटने की राह देखते हैं। फूटने के बाद में 15-20 मिनट में ही वो जो बीज होता है वो नली के अंदर जाता है। पुरुष के शुक्राणु नीचे से आते हैं, फलितीकरण ट्यूब के अंदर यहाँ होता है। फलितीकरण होने के 4-5 दिन के बाद में बीज यहाँ आता है और 2-3 दिन के उपरांत बच्चेदानी के अंदर बीजारोपण होता है, इम्प्लांटेशन होता है। इसका मतलब प्रेगनेंसी रहने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है।
क्या अंडा बनना चाहिए, नलियाँ खुली होनी चाहिए, शुक्राणु की संख्या और क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और बच्चेदानी ने उसको समाना चाहिए। अब इतना सब सिंपल है क्या, जितना मैं बता रही हूँ कि अंडा बन गया, फर्टिलाइजेशन हो गया और वो आ गया, चिपक गया, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली फर्टिलाइजेशन जो होता है वो ट्यूब के यहाँ होता है। फर्टिलाइज यानी अंडा फूट गया, स्त्री बीज निकल गया, यहाँ आ गया, शुक्राणु यहाँ से आते हैं, फलितीकरण यहाँ पे होता है। फिर धीरे 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 एक दिन में ये स्टेज बनती है, फर्टिलाइजेशन होता है, फिर दूसरे दिन 4 से 8 स्टेज, चौथे दिन ये मोरियोला तैयार होता है, 5वें दिन इसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं हमारी भाषा में। ये सब ऐसा जब होते आता है तब ये ब्लास्टोसिस्ट में क्षमता होती है यहाँ पे इम्प्लांटेशन होने की। और अगर अंडाशय की क्वालिटी, अंडे भले अच्छे हो, शुक्राणु अच्छे, लेकिन अगर बच्चेदानी के अंदर की परत ही ठीक नहीं है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, तो भी प्रेगनेंसी नहीं रह सकती है। यानी हर चीज़ ऑप्टिमम होना चाहिए, अंडे की क्वालिटी अच्छी, शुक्राणु की क्वालिटी अच्छी, नली के अंदर जो स्त्री बीज होता है फर्टिलाइज होने के बाद में जो भ्रूण बनता है उसको भी प्रॉपर पोषक एटमॉस्फेयर मिलेगा तो ही वो पनपेगा। आवश्यक वो स्टेज पे 4-5वें दिन तक बढ़ेगा भ्रूण और फिर ही वो इम्प्लांट होगा। मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को बताती हूँ कि शाखा पे फल वही टिकता है जिसमें दम होता है। डार्विन्स लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो बोलते हैं कि रेस जो एनिमल्स होते हैं या जीव होते हैं वो ही आगे चलते जिनमें परिस्थिति की विपरीत परिस्थिति के साथ जगह की जिंदा रहने की क्षमता होती है, प्रकृति उनको ही पनपने देती है। वैसा ही ये इंसानी भ्रूण के बारे में भी होता है। इसका मतलब अगर नली खुली है, सब कुछ ठीक ठाक है, शुक्राणु की संख्या क्वालिटी अच्छी है, तब फर्टिलाइजेशन होता है। लेकिन ये सब पैसेज ठीक है, बच्चेदानी का आकार ठीक है, नली खुली है, तो भी कभी कभी प्रेगनेंसी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमको अंडे की क्वालिटी और शुक्राणु की क्वालिटी दोनों अच्छा रहना आवश्यक। तो अंडे की क्वालिटी किस चीज़ पे निर्भर करती है? सबसे इम्पोर्टेंट है उम्र, महिला की उम्र, हॉर्मोन्स और बाकी की जो पेरिफेरल चीज़ें होती है जैसे स्ट्रेस जो मैंने अभी बात की, टेंशन, पारिवारिक तनाव, सामाजिक तनाव। हमने ये भी देखा होगा कि बहुत खाना पीना अगर अच्छी मात्रा में नहीं मिल रहा है महिला को, कुपोषित है, तो भी अंडे नहीं बनेंगे। उसके दिमाग में कोई टेंशन है, घर के नियरेस्ट डियर व्यक्ति की किसी की समझो जान गई है तो उसको शॉक लगा है, तो कुछ दिन तक फिर उसका अंडा बनने की प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। क्योंकि अंडा बनने का जो मैसेज मिलता है वो ब्रेन से मिलता है। ब्रेन के अंदर जो अलग अलग स्त्राव तैयार होते हैं वो डायरेक्टली अंडाशय को प्रभावित करता है और अंडाशय के ऊपर जो एक्ट करने वाले हॉर्मोन्स होते हैं उसको प्रभावित करता है और अंडा बनने की प्रक्रिया को बिगाड़ सकता है। कभी कभी कुछ महिलाओं में ये भी हिस्ट्री होती है कि उनकी माँ में या बहन में कम दिन में ही महीना उड़ गया है, 30-35 साल में महीना उड़ जाता है, अंडाशय की काम करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो उनमें अंडे बचते नहीं, तो उस समय में अपने को अलग तरीके से ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इसीलिए हॉर्मोन्स, जैसा हम काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, प्रमुख हार्मोन्स कौन से रहते हैं अंडाशय के ऊपर एक्ट करने वाले? थायराइड का हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, और जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज आजकल 40% लड़कियों में दिखता है, उन लोगों में पीसीओ के साथ में जो हार्मोन का असंतुलन होता है, जैसा इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ होता है या एलएच बढ़ा हुआ होता है, वो हम वैसे वैसे जांचें करते हैं, उसके अनुरूप से आपको बुलाते हैं और फिर हम वो कंट्रोल करा के आपको अंडा बनने की दवाई देते हैं। अब सबसे प्रॉब्लम आजकल की ज़िंदगी में क्या आया है कि आजकल शादियाँ लड़कियों की या लड़कों की भी थोड़ी सी लेट होना शुरू हो गई है, प्लस स्ट्रेस लेवल बढ़ते जा रहे हैं, प्लस लाइफस्टाइल जो हम भारतीय लोगों ने जो लाइफस्टाइल हमारी रहती थी पहले वैसे अभी नहीं रही है। फिजिकल एक्सर्शन कम हो गया है, हम एडल्ट्रेटेड फूड खाना, जंक फूड खाना ज़्यादा शुरू कर रहे हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, कलर्स रहते हैं। इन चीज़ों से भी हमारे अंडे बनने की कैपेसिटी पे, क्षमता पे असर पड़ सकता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल देखी जा रही है वो है मोटापा, ओबेसिटी। मोटापा कब बढ़ता है? जब हम इंटेक ज़्यादा करते हैं कैलोरी का और आउटपुट कम करते हैं। तो इसीलिए जब आप लोग हमारे पास आते हैं पहली बार तो हम लोग
अगर बहुत दुबले तो बताते हैं कि नहीं भी थोड़ा सा आपको वजन इम्प्रूव करना पड़ेगा, या फिर बहुत मोटे तो हम उनको बोलते कम से कम 10% वजन आपको कम करना पड़ेगा, जिसके लिए हमारी डाइटिशियन आपको मदद करती है। वो आपको हम बोलते हैं कि उससे फिर हमारे, क्योंकि जो चर्बी होती है ना उसमें ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है। ईस्ट्रोजन का 2-3 प्रकार होते हैं, E1 E2 E3। उसके वजह से LH जो ब्रेन से निकलने वाला हार्मोन होता है, जो अंडाशय के अंडे की क्वालिटी खराब करता है, वो बढ़ता है। और फिर हम दवाई भी आपको अगर देते हैं अंडा बनने की, तो भी वो अच्छी मात्रा में असर नहीं करती। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आपको वजन कम करना आवश्यक है। जैसे मैंने उम्र की बात की, तो हम लोग जब आपको अंडा बनने की दवाई देते हैं तो क्या हम अंडे बनाते हैं दवाई से? हम नए अंडे नहीं बनाते। कोई भी महिला जब हमारे पास आती है तो उसके अंडाशय में ऑलरेडी जन्म से ही छोटे छोटे अंडे रहते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रीमोर्डियल फॉलिकल। हम सिर्फ उसका साइज बढ़ाने के लिए इंजेक्शन देते हैं या फिर गोलियां देते हैं उसके सारे जांचों का रिपोर्ट देख के। तो अगर एक यंग औरत है तो उसके अंडाशय में से काफ़ी सारे छोटे 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 प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स भी दिखते हैं ना, ये ऐसे सारे होते हैं। हम सिर्फ उनको बढ़ा के ये लेवल पे लाते हैं। ये परिपक्व फॉलिकल है जो फूटने के बाद में बीज छोड़ देता है पेरिटोनियल कैविटी में, और बाकी अंडाशय जैसे के वैसे रहता है। जो मैंने उम्र की बात की थी, जैसी उम्र बढ़ती है तो नेचुरली 14 साल की उम्र में उसका महीना शुरू हुआ था, तो रोज़ कुछ ना कुछ अंडे खारिज होते जाते हैं। तो धीरे 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 जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे उसके अंडाशय की क्षमता कम होगी, उसके अंडाशय में बचे हुए छोटे छोटे प्रिमिटिव अंडे कम हो जाएंगे। तो ये बढ़ी हुई उम्र को महिला का अंडाशय ऐसा रहेगा, और जिसके अच्छे रहेंगे, जो मैंने पहले वाला दिखाया वैसा उसका अंडाशय देखा जाए। तो आमतौर पे जब लड़की पैदा होती है तो उसके बच्ची जब पैदा होती है, नई लड़की पैदा हुई बच्ची, तो उसके अंडाशय में 10 से 20 लाख प्रिमिटिव अंडे, अपरिपक्व अंडे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, अब जैसे 13-14 साल के उम्र में आमतौर पर महावारी शुरू हो जाती, प्यूबर्टी जिसको बोलती है लड़की, तब 2 से 4 लाख अंडे उसके प्रिमिटिव अंडे उसके अंडाशय में होते हैं रोज। भले ही महीना शुरू हो ना हो, जन्म से ही 15 से 20 अंडे रोज खारिज होते जाते हैं। तो ऐसा होते होते जब 35 साल की उम्र तक औरत की उम्र जाती है, तब उसके शरीर में सिर्फ 25,000 अंडे बचे हुए होते हैं, और 37 साल तक आते आते सिर्फ 1000 अंडे बचते हैं। आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने बताया कि 2 से 4 लाख अंडे 14 साल की उम्र में होते हैं। ये इतने सब पावर के साथ में कितने बार ओव्यूलेशन होता है नेचुरली आपको पता है? 400 बार। यानी महीना शुरू होने से महीना उड़ने तक के, यानी प्यूबर्टी से मेनोपॉज तक के ऑन एन एवरेज 400 बार ओव्यूलेशन होता है, जबकि उनके पास में 4 लाख अंडे होते हैं मैक्सिमम अगर हम पढ़ें। यानी एक अंडा बनने के लिए परिपक्व कितने अंडे काम में आते हैं? 1000। तो आप ये सोचिएगा कि 25,000 में कितने बार ओव्यूलेशन होगा 35 साल तक के? 25 बार। और 37 साल के बाद में न जाने, है ना? तो इसीलिए आप लोग जब हमारे पास आते हैं तो हम आपको क्या बोलते हैं, अलग अलग स्तर के अलग अलग उम्र की महिलाएं आती हैं, तब हम कुछ जांचें आपसे करवाते हैं। ये देखने के लिए सोनोग्राफी में देखते हैं अंडाशय में क्षमता कितनी है, टंकी में पेट्रोल कितना है, उनकी भाषा में मुझे गांव के लोगों को ऐसा बताना पड़ता है। ये देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हम लोग आपको सोनोग्राफी करते हैं, महावारी के दूसरे दिन बुलाते हैं। उस दिन हम क्या देखते हैं आपका, कि सोनोग्राफी में सेकंड डे पे आपके अंडाशय में एंट्रल फॉलिकुलर काउंट कितना है। एंट्रल फॉलिकुलर काउंट यानी ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे 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 अंडे, ये पीसीओ ओवरी है, पॉलीसिस्टिक ओवरी है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे अंडे हैं। मुझे इसकी घाई नहीं, मैं 1 साल तक के मैं 10, 12, 15 भी IUI करा सकती हूँ, मुझे मालूम है उसके इसमें काफ़ी सारे अंडे बचे। लेकिन वहीं अगर ये आती है 32 फर्टिलिटी पोटेंशियल महिला का, यानी प्रेगनेंसी रहने की संभावना, अच्छे क्वालिटी के अंडे 20 से 30 साल तक के अच्छी पॉसिबिलिटी होती है। तो 30 साल के अंदर अगर महिला हमारे पास आती है, मीडियम बिल्ट है, तो हम ऐसे अंडाशय अगर हमको दिखते हैं या इन दोनों के बीच में भी दिखते हैं 10-12 दोनों साइड, तो भी उस समय मैं बोलती हूँ कि है हमारे पास बहुत समय है, घाई करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जैसे जैसे 32 साल के बाद में प्रेगनेंसी फर्टिलिटी पोटेंशियल अंडाशय का कम होना शुरू होता है, 35 साल के बाद में
बहुत ही ज़्यादा उसमें गिरावट आती है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि या तो आप 30 साल के पहले देख के बहुत लंबा मत खींचेगा, जल्दी जल्दी शुरू कीजिएगा। हमारे पास में समय रहता है अच्छा खासा ट्रायल देने के लिए, लेकिन 30 से 35 साल के बीच में हमको थोड़ा सा सेकंड गियर में गाड़ी डालना पड़ता है। वही अगर हम 35 साल के बाद में आते हैं तो हमको थर्ड गियर में डाल के शुरू करना पड़ता है, क्योंकि हमको पता है हमारे पास में टाइम नहीं है ज़्यादा। अगर हम ज़्यादा राह देखेंगे तो एक एक साल से भी बहुत फ़र्क महिला की कैपेसिटी पे, क्षमता पे हो सकता है। प्रेगनेंसी रहने की संभावना धीरे धीरे घटते जाती है। इसीलिए हम आपको दूसरे दिन जब बुलाते तो ये देख के अवलोकन करना चाहते हैं कि इनके अंडाशय में दम कितना है। नंबर देख के मुझे पता पड़ता है कि इनको डोज कितना लगने वाला है, टाइम कितना लगने वाला है, क्षमता इनकी कैसी है, जल्दी प्रेगनेंसी रहेगी या नहीं रहेगी, इसके हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट होता है। कभी कभी जब ऐसे उम्र की महिला, ऐसा पिक्चर वाली महिला आती है तो हम उनका AMH करते हैं, एंटी म्यूलेरियन हार्मोन। ये AMH क्या होता है? ये हार्मोन होता है, ये जो छोटे छोटे अंडा होते हैं ये बनाते हैं। तो AMH मुझे बताता है कि उसमें जान कितनी बची है, रिजर्व कितना है, इंश्योरेंस है कि नहीं अपने पास में, ये पता पड़ता है यहाँ पे। कुछ से अपना क्षमता कितनी बची हुई है, हम कितना खींच सकते हैं, ज़्यादा खींच सकते हैं कि नहीं खींच सकते, कितने आयुआयाम उनके कर सकते हैं, 5, 6, 7, 10 कर सकते हैं कि हमको 1-2 आयुआयाम में इनका टेस्ट ट्यूब पर निर्णय करना पड़ेगा। ये देखने के लिए हमारा ये दूसरे दिन का स्कैन काम में आता है। प्लस दूसरे दिन हम आपको कुछ हार्मोन्स की जांचें कराने के लिए बोलते हैं, उससे हमको अंदाज़ा आता है कि हम आगे ट्रीटमेंट क्या करेंगे। तो ये हो गई अंडाशय की क्षमता की बात। कभी कभी कुछ लोगों को ट्यूब का प्रॉब्लम होता है, गर्भनलिका ब्लॉक होती है। तो गर्भनलिका अगर ब्लॉक रहेगी तो शुक्राणु ना जा पाएंगे अंडाशय के पास में अंडे को फलितीकरण करने के लिए, ना अंडा आ पाएगा अंदर। तो ऐसे इसके लिए हम लोग एक जांच करते हैं जिसको बोलते हैं HSG। हमने 8वें दिन आपको बोलते हैं कि सामने वाले मैडम के पास में जाके एक HSG की टेस्ट करा के आओ। वो HSG में हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि ये दोनों नलियाँ खुली है कि नहीं है। ये आप देख रहे हैं लंबी लंबी नलियाँ दिख रही है, वो गर्भनलिका दिखती है, और बाहर डाई आया है, इसका मतलब वो खुली है। इसमें और एक इन्फॉर्मेशन अपने को मिलती है कि अंदर के कैविटी में कुछ इनके मसा वगैरह है क्या, या पर्दा है क्या, क्योंकि सिर्फ नली खुली होने से प्रेगनेंसी नहीं रहेगी। जब तक जमीन उपजाऊ नहीं होगी अंदर की, तब तक अंडा उसके ऊपर बैठेगा नहीं। गर्भाशय के अंदर की परत उसको बीजारोपण के लिए मदद नहीं करेंगी। ये देखने के लिए ये काम में आता है। अगर इसमें कुछ आता है, अगर समझो दोनों नलियाँ ब्लॉक आती है, कभी कभी ऐसा होता है कि बायलैटरल कॉर्नियल ब्लॉक करके आपका रिपोर्ट आता है, यानी यहाँ ब्लॉक यहाँ ब्लॉक। तो ऐसे इसमें हम लोग होप रखते हैं, हम आपको बोलते हैं कि भाई लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी दोनों करेंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी या तो ये स्पाज्म की वजह से, आकुंचन की वजह से ब्लॉक होता है, कभी कभी यहाँ कचरा जमने से भी ब्लॉक हो जाता है। तो 40 से 45-50% लोगों में लैप्रोस्कोपी में हमको एक खुला हुआ पाया जाता है। ऐसे केसेस हुए हैं हमारे यहाँ, और उसके बाद में उनको बच्चे भी हुए हैं, IUI से, IVF से नहीं। ये देखने के बाद में हम क्या करते हैं? अगर समझो आपकी नली खुली निकली है, आपकी क्षमता मैंने देख ली, दूसरे दिन का सोनोग्राफी भी कराओगे, तो हम आपको दवाई चालू करते हैं अंडा बनने की। अब फिर से मैं करेक्ट करना चाहूँगी, अंडा हम बनाते नहीं है, जो बना हुआ छोटा सा अंडा तो उसको हम बढ़ाने की दवाई आपको देते हैं। वो या तो गोलियों के फॉर्म में रहती है या फिर इंजेक्शंस के फॉर्म में होती है। फिर धीरे धीरे हम आपको बताते हैं, अभी 8वें दिन आके दिखाइएगा, उसका साइज देख के हम निर्णय लेते हैं कि इनको यही डोज कंटिन्यू करना है, जो दिया है वही खत्म करना है, कि और एक आधा इंजेक्शन देना है। वो इंजेक्शन कौन सा देना, क्या देना है, ये आपके हार्मोन प्रोफाइल जो आता है, हार्मोन का रिपोर्ट और आपके अंडे की बढ़त, इसके ऊपर निर्भर करता है। फिर हम क्या करते हैं? आपको 11वें-12वें दिन फिर से बुलाते हैं, ये देखने के लिए कि अंडे का साइज परिपक्व हुआ है कि नहीं। अंडे का साइज अगर पर्याप्त हो गया है 18 से 20-22 mm तक के, और उसके आजू बाजू का खून का सप्लाई, वैस्कुलरिटी, अंडा जब बनता है तो उसके आजू बाजू का खून का सप्लाई बढ़ जाता है, जैसे वो परिपक्व होने लगता है। वो खून सप्लाई से उसको न्यूट्रिशन मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, और कुछ हार्मोन्स की भी डिलीवरी वहाँ पे होती है। वो देख के अगर वो सब पर्याप्त है तो हम आपको अंडा फूटने का इंजेक्शन देते हैं। अब अंडा फूटने का इंजेक्शन देने के 36 घंटे के बाद में आमतौर पर अंडा फूटता है। और जो लोगों को 2 साल के ऊपर इनफर्टिलिटी रहती है, या कुछ मेल फैक्टर होता है, कभी शुक्राणु कम होते हैं, कभी उनकी घूमने फिर आगे चल सुरखने की क्षमता कम होती है,
या मॉर्फोलॉजी में यानी रंग रूप में कुछ प्रॉब्लम है तो हम आपको IUI करने की सलाह देते हैं। लेकिन उसके पहले सिर्फ अंडे के साइज से होगा क्या? नहीं, जैसे मैंने बताया था ज़मीन अच्छी होनी चाहिए, यानी एंडोमेट्रियम की जो परत है बच्चेदानी के अंदर में लाइनिंग होती है, जो मैंने आपको सबसे पहले के स्लाइड में बताया था, उसका थिकनेस कितना है? कम से कम 7 मिलीमीटर चाहिए। वो ना तो बहुत कम चाहिए ना तो बहुत ज़्यादा चाहिए। 1.3 1.4 सेंटीमीटर यानी 13-14 mm के ऊपर ज़्यादा है तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, क्योंकि भ्रूण को उसको छेद के अंदर जाना पड़ता है। तो बहुत मोटी या बहुत पतली परत ये दोनों ही इम्प्लांटेशन के लिए योग्य नहीं है। फिर उसकी वैसी जांचें किया जाता है। इसमें क्या देखते हैं हम कि ये बराबर है कि नहीं, इसको होने वाला खून का प्रवाह सप्लाई बराबर है कि नहीं, क्योंकि न्यूट्रिशन खून के सप्लाई से मिल रहा है। कभी कभी कुछ लोगों में ये परत बनती ही नहीं। ना बनने के कारण क्या हो सकते हैं? या तो इन्फेक्शन, अंदर में प्रमुख कौन सा है भारत में? ट्यूबरक्यूलोसिस। जैसे नली ब्लॉक होने की बात मैंने की थी, उसमें प्रमुख इन्फेक्शन कौन सा है? ट्यूबरक्यूलोसिस। तो भारत में सबसे पहले हम लोग क्या जांच करते हैं? पहले दिन जब आप आते हैं तो आपको कंप्लीट ब्लड काउंट करने के लिए बोलते हैं और मॉन्टू करने के लिए बोलते हैं। मॉन्टू में यहाँ इंजेक्शन दिया जाता है, 36 घंटे के बाद में, 48 घंटे के बाद में आपका यहाँ पे घेरा देखा जाता है। जिन लोगों में वो पॉजिटिव आता है उनको हम TB गोल्ड नाम की जांच कराने की सलाह देते हैं। अब मॉन्टू पॉजिटिव होना माने आपको ट्यूबरक्यूलोसिस है ऐसा होता है क्या? नहीं। 50% लोगों का मॉन्टू पॉजिटिव आता है, लेकिन जिनका पॉजिटिव आता है उन लोगों की आगे TB की जांच, स्पेसिफिक टेस्ट जो होती है वो कराना आवश्यक होता है। तो मॉन्टू यानी एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। जिनको निगेटिव आता है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं, मॉन्टो निगेटिव आया है, अंदर की परत कुछ TB की वजह से पतली नहीं हो रही, फिर हम हार्मोन की जांचें करते हैं, जिसमें से प्रमुख होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन। खाली पेट की जांच अपने को करने के लिए बोलते हैं। उसमें कुछ गड़बड़ी आती है तो हम वैसे ट्रीटमेंट करते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि हम हिस्टोस्कोपी की सलाह देते हैं, कि जिसमें दूरबीन अंदर डाल के देखा जाता है कहीं कुछ पर्दे वर्दे चिपका हुआ है क्या, उसको काटने की कोशिश की जाती है और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करा के या फिर अंदर कुछ दवाई डालते हैं, कुछ इंजेक्शंस देते हैं, कुछ गोलियां देते हैं, ताकि बच्चेदानी के अंदर की परत हम आपको बढ़ा के प्रॉपर थिकनेस ला के और प्रॉपर क्वालिटी की ला के हम आपको मदद करते हैं इम्प्रूव करने में। फिर हम आपका IUI करते हैं। IUI माने क्या? काफ़ी टाइम हम लोग पेशेंट को बता रहे कि आपका IUI करना है। अब नेट पे तो सब लोगों ने पढ़ लिया होगा कि IUI माने क्या होता है, लेकिन IUI क्यों करते हैं? IUI में हम लोग क्या करते हैं कि जिस दिन समझो मैंने आज इंजेक्शन दिया है अंडा फूटने का, उसके 36 घंटे के बाद में देखिए अंडा फूटता है, उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। अगर 24 घंटे में उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो वो अंडा मर जाता है। ठीक है, वो अब उसकी कार्यक्षमता खत्म हो जाती है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जब हमने एक बार देख लिया कि आपके पत्नी के दोनों गर्भनलिकाएं खुली है, अंडा अच्छा बना है, अंडे की क्वालिटी अच्छी बनी है, तो हम रात को बोलते हैं आपको 10-11 बजे आपको ट्रिगर देना है, यानी इंजेक्शन देने के लिए बोलते हो। दूसरे दिन आपको बोलते हो 9 बजे पहुँचिए, तीसरे दिन, यानी तब आपके फूटने का समय 36 घंटे के बाद में होता है। तो आपका IUI तकरीबन उसी समय हम करते हैं। IUI में क्या करते हैं, आपके हस्बैंड को बोलते हैं सैंपल जमा कीजिएगा। IUI में वो स्पर्म का प्रोसेसिंग करते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूज कराते हैं, 1500 रोटेशंस के हिसाब से 15 मिनट तक उसको घुमाते हैं, एक कुछ मीडिया आता है उसमें डालते हैं, उसमें से जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, अच्छे क्वालिटी के स्पर्म्स जो होंगे वो एक पैलेट बना के नीचे बैठ जाते हैं। ऊपर का जो रहता है तरल पदार्थ उसको निकाल देते हैं, उसमें सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाती है। ऐसा कभी अलग अलग तरीके से किया जाता है। हस्बैंड का काउंट कितना है ये देख के, अगर काउंट अच्छा है तो हम डेंसिटी ग्रेडियंट यूज़ करते हैं, अगर नहीं है तो हम सिंपल स्विम अप टेक्निक से भी काम चला सकते हैं। तो अच्छे क्वालिटी के शुक्राणु लेके एक 0.2 0.5 ml के 0.3 ml के हम आपके बच्चेदानी में छोड़ देते हैं। इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? नेचुरली हमने अब तक ट्राई किया है, नेचुरली हमको प्रेगनेंसी नहीं रही है, तो क्या कारण हो सकते हैं? या तो ओव्यूलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है जो हमने ठीक किया है, या फिर शायद शुक्राणु में प्रॉब्लम होगा, लेकिन हुआ तो नहीं। अब क्या होता है, नॉर्मल कोर्स में शुक्राणु जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो इसको ये पड़ाव पार करना पड़ता है। कभी कभी यहाँ पे जो तरल पदार्थ होता है वो शुक्राणु को अवरोध पैदा कर सकता है, तो हम आधा रास्ता तय करके यहाँ पे छोड़ दिए रहते। प्लस जो अगर समझो किसी को कुछ इन्फेक्शन है, हम काफ़ी हस्बैंड्स को दवाई लिख के देते हैं कि इन्फेक्शन है तो आप ये 7 दिन की दवाई लेके जाइएगा IUI के सैंपल देने के बाद में।
तो हम लोग इन्फेक्शन की सारी पस सेल्स, एपिथेलियल सेल्स या इम्प्योरिटीज निकाल देते हैं, अच्छी क्वालिटी के शुक्राणु निकालते हैं और आपके बच्चेदानी के अंदर में डायरेक्ट छोड़ देते हैं। आधा रास्ता तय हो गया। अब हम अपेक्षा रखते हैं कि स्पर्म ने आगे जाके उसका काम करना चाहिए। फिर कुछ लोगों को प्रेगनेंसी रहती है, कुछ लोगों को नहीं रहती है। हमारी ये एक इच्छा होती है कि अच्छे क्वालिटी के शुक्राणु डाले हैं तो शायद प्रेगनेंसी रहने की संभावना इनकी बढ़ जाए। लेकिन प्रेगनेंसी कब रहेगी? जब अंडे की क्वालिटी अच्छी रहेगी और ये शुक्राणु का एक्टिवेशन प्रॉपरली होगा। उसको ये जो आवरण रहता है अंडे के आजू बाजू में, इसको ज़ोना बोलते हैं, उसको परफोरेट करके, पेनिट्रेट करके अंदर जाने की ताकत जिस शुक्राणु में है, वही शुक्राणु फलितीकरण करने के लायक होता है और तभी प्रेगनेंसी रहने की संभावना है। ये चीज़ें IUI में अपने हाथ में नहीं रहती, ये हम नहीं देख पाते। फलितीकरण हुआ कि नहीं हुआ ये हम नहीं जान पाते। तो इसीलिए हम लोग जो पति का सैंपल देने के लिए बोलते हैं उसमें हम क्या देखते हैं? फिर नॉर्मल रिपोर्ट के क्या परिमाण है स्पर्म्स की? हमने तो अभी तक महिला के शरीर में होने वाले प्रॉब्लम्स का विश्लेषण या डिस्कशन किया है। शुक्राणु में हम सीमेन एनालिसिस में हम क्या बोलते हैं? अब कई बार रिपोर्ट लेके आते हैं 20 मिलियन, 25 मिलियन, 30 मिलियन काउंट लेके आते हैं, बाहर गाँव से लोग आते हैं और हमको बोलते हैं कि मैडम शुक्राणु की कमी है। WHO के परिमाण के अनुसार शुक्राणु की संख्या 15 मिलियन ही सफिशिएंट है प्रेगनेंसी लेने के लिए। मोटिलिटी 30 to 40% भी शुक्राणु आगे सरकने की क्षमता रखते हैं तो वो फर्टिलाइजेशन करने के काबिल होते हैं। नॉर्मल मॉर्फोलॉजी रंग रूप में 4% के ऊपर अगर है तो भी फर्टिलाइजेशन हो सकता है। कम से कम 50% शुक्राणु जिंदा होने चाहिए सैंपल। जब आप सैंपल देते हैं तो उसमें काफ़ी शुक्राणु, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगी इसके बाद में, होते हैं कि जो डेड होते हैं या इमोर्टल होते हैं। तो एक आम तौर पे हम क्या देखते हैं? शुक्राणु का जो हम स्पर्म वॉश करते हैं, हमारे यहाँ का पिक्चर है IUI के लिए जो हम देते हैं, आप देख रहे हैं वहाँ पे दिख रहा, क्लियरली दिख रहा है वहाँ पे। तो ये देखिए, आप हेड दिख रहा है आपको शुक्राणु का, सामने गोल गोल, उसको टेल होती है, बीच में एक मिडिल पीस होता है जिसमें एनर्जी रहता है। ये जो हेड होता है शुक्राणु का, वो उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें DNA होता है जो फर्टिलाइजेशन के काम में आता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें स्पर्म की या तो नंबर कम होता है, बहुत कम, या फिर आगे सरकने की क्षमता नहीं होती है, या उनमें एबनॉर्मल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसका कारण क्या है? अब मेल इनफर्टिलिटी तकरीबन आजकल पाई जाती है 40% लोगों में। तो शुक्राणु का जो सैंपल हम एनालाइज करते हैं उसमें हम क्या क्या देखते हैं? नंबर तो एक है ही, उसके साथ में ही नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, क्योंकि देखिए तंदुरुस्त इंसान ही नॉर्मल दिखता है, वैसा तंदुरुस्त स्पर्म ही काबिल होता है फर्टिलाइजेशन के। तो ये नॉर्मल स्पर्म है। बाकी ये देखिए हेड में डिफेक्ट आता है, एक्रोसोम, ये एक्रोसोम में एक्रोसिन नाम का एक केमिकल पदार्थ होता है जो फलितीकरण के टाइम पिघलता है, अंडे के अंदर घुसने के लिए काम में लाता है। तो इसमें भी कोई भी पार्ट में अगर कुछ भी गड़बड़ी है, चाहे टेल में हो या मिड पीस में हो या हेड में हो, तो वो शुक्राणु की काबिलियत कम होती है। तो मेल इनफर्टिलिटी के कारण क्या है? जैसा मैंने बताया कि एक तो मोस्टली एजोस्पर्मिया, आपने सुना होगा शुक्राणु नहीं है या शुक्राणु है तो बहुत अच्छा, अपने को कुछ तो कुछ उम्मीद है। लेकिन अगर नहीं है तो ना होने के दो कारण हो सकते हैं, या तो वो बनते ही नहीं है या बनते हैं लेकिन बाहर आने के लिए अवरोध है। तो अवरोध है कि नहीं है, बनते हैं, बनने की क्षमता है कि नहीं, इसलिए जो कोई भी पेशेंट हमारे पास आता है कि जिसका काउंट नहीं है हस्बैंड का, तो हम सबसे पहले उनका एक FSH कराते हैं। FSH ये टेस्ट हार्मोन की टेस्ट होती है, पुरुष की होती है। अगर बनने की क्षमता ही नहीं है, अगर अंडकोश का फेलियर ही है, तो वो FSH बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आगे उसकी और कुछ जांचें करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग वैसे वो जब का सीमेन एनालिसिस करते हैं, ये देखते हैं कि फ्रुक्टोज है कि नहीं उसमें। फ्रुक्टोज नहीं है इसका मतलब ब्लॉक है, इसका मतलब अंडकोश में शुक्राणु बनने की क्षमता है लेकिन कहीं तो भी ब्लॉक है, इसलिए बाहर नहीं। ब्लॉक होने की क्या कारण हो सकते हैं? या तो इन्फेक्शन है,
जनरली वीडियो सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ट्यूबरकुलोसिस से ब्लॉक हो सकता है या सर्जरी से भी ब्लॉक हो सकता है। या फिर कभी कभी वो जो नली होती है शुक्राणु में वो ही पैदाइशी नहीं होती है, जिसमें हम लोग CAVD बोलते हैं, यानी कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ वास रेफरेंस। अगर वैसा है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट आपके अंडकोश से सुई से शुक्राणु निकाल के फलितीकरण के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों में अपन IUI नहीं कर सकते, ऐसे लोगों में सिर्फ ICSI या टेस्ट ट्यूब बेबी ही करना मुमकिन होता है। तो जब शुक्राणु की क्वालिटी अच्छी रहेगी तभी उनमें काबिलियत रहेगी कि बच्चेदानी के अंदर से आके फलितीकरण करें और अच्छी क्वालिटी का भ्रूण तैयार करें, जिसमें भी अच्छी क्षमता रहेगी आगे सरकने की। अब सब समझिए ये भी सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन आता है कि मैडम शुक्राणु अच्छे थे, अंडा अच्छा बना था, आपने तो बोला था कि वेस्कुलरिटी भी बहुत अच्छी है, परख भी अच्छी बनी है, ये टाइम अच्छा है, होना चाहिए, फिर क्यों नहीं रहा? तो फिर क्यों नहीं रहा, ये तो सवाल हमारे भी जहन में आता है कि क्यों नहीं हुआ। फिर हम लोग क्या सोचते हैं, नली का काम क्या सिर्फ अंडे को यहाँ से लाना होता है? क्या सिर्फ भ्रूण की वाहक है वो, सिर्फ पैसेज है मियरली? नहीं, उसमें ये भी हो सकता है जब फलितीकरण यहाँ पे होता है, हम जिस दिन फलितीकरण करते हैं या होता है उसको स्टेज डेट 0 मानते हैं, दूसरे दिन फर्टिलाइज अपने को जाइगोट दिखता है, फिर धीरे धीरे 2 स्टेज 3 स्टेज 4 स्टेज यानी 4 से 12 सेल ऐसे बनते जाता है, जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था, आगे भी दिखाऊंगा। हर समय पे यहाँ उसको अलग अलग तरह का खाद्य लगता है, यहाँ पे उसको जो केमिकल मिलता है नली के अंदर में उसमें प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं, यहाँ तक आते आते इसको शुगर ज़्यादा चाहिए रहती। तो अगर ये भी पोषक तत्व उसको चाहिए उस स्टेज पे नहीं मिलते हैं तो भी भ्रूण अच्छे से पनपेगा नहीं, कुपोषित हो जाएगा तो बचेगा नहीं, पहले मर जाएगा। ये अपने हाथ में नहीं रहता है जब अपन IUI करते हैं तो। लेकिन सब लोगों को ऐसा हो गया ऐसा जरूरी नहीं है, इसीलिए सबको 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए तुरंत टेस्ट ट्यूब भी करो, ऐसा मेरा मानना नहीं। अगर हम बेसिक आपके प्रॉब्लम्स कंट्रोल कराते हैं, जैसे थायराइड की बीमारी है, प्रोलैक्टिन बढ़ा हुआ है, कुछ लोगों को हमने ये भी देखा है कि उनका TB गोल्ड पॉजिटिव आता है, हम ट्रीटमेंट करते हैं तो शायद जो केमिकल इनिशियल स्टेज का ट्यूबरकुलोसिस रहता है, जो यहाँ के अंदर के सीलिया जो जैसे बाल होते हैं अपने नाक में, वैसे ट्यूब के अंदर में भी सीलिया होते हैं, उसकी एक्टिविटी हम पर करता है। तो कितने सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनको ये मेडिकल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से भी प्रेगनेंसी रही है। तो शायद IUI में एक तो हमको ये नहीं पता रहता कि अंडे को शुक्राणु ने फर्टिलाइज किया कि नहीं किया, फलितीकरण छेद किया है कि नहीं किया, उसके बाद में नली ने उसको पोषक तत्व दिए कि नहीं दिए, और अंदर के परत ने उसको समाया कि नहीं समाया। लेकिन ये सब इफ्स एंड बट्स होते हैं। तो अगर ये 3 बार IUI करने के बाद में भी प्रेगनेंसी नहीं रहती तो हम क्या करते हैं, हम आपको बोलते हैं कि भैया हिस्टोस्कोपी करेंगे। कम से कम ये एक चीज़ है जो हम देख सकते हैं। हिस्टोस्कोपी में हम क्या करते हैं, हम आपके बच्चेदानी के अंदर में दूरबीन डाल के देखते हैं कि कहीं पे कुछ मसा है क्या, कहीं कुछ इन्फेक्शन है क्या। क्रॉनिक एंडोमेट्राइटिस करके एक इन्फेक्शन होता है जिस वजह से भी अंदर का केमिकल, थोड़ा सा भी अंदर का वातावरण उल्टा पल्टा हो गया, इतनी सेंसिटिव बात होती है ये इम्प्लांटेशन और फर्टिलाइजेशन कि ये रिजेक्ट हो सकती है। इसीलिए हम आपका हिस्टोस्कोपी करते हैं। हिस्टोस्कोपी में हम क्या करते हैं, बच्चेदानी के अंदर में दूरबीन डालते हैं। आपको क्लियरली दिख रहा है कि दूसरा दिख रहा है? अभी हम बच्चेदानी के अंदर में जा रहे हैं, ये पॉलिप दिख रहा है आपको, इस साइड से मसा आ रहा है, दिख रहा है मसा आ रहा है। कभी कभी सोनोग्राफी में भी ये मसा दिखता है, ये मसा कॉपर टी के जैसा काम करता है, अंदर में दूसरा कुछ होगा तो भ्रूण का बीजारोपण होगा ही नहीं, तो ऐसे इसमें इसको निकालना आवश्यक होता है। तो हम आपको जब 8वें दिन बुलाते हैं तब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं। हम मसे को निकाल लेते हैं, रास्ता साफ कर देते हैं उसका, और दोनों जो छोर होते हैं जहाँ नलियाँ खुलती है बच्चेदानी के अंदर में, वो भी सामान्य है कि नहीं, ये हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मसा निकाल लिया है जो अवरोध कर रहा था हमको प्रेगनेंसी रहने में, ये पेशेंट को प्रेगनेंसी रहेगी इसके बाद शी कंसीव आफ्टर दैट। और इसमें पेट नहीं खोला जाता है,
नीचे से ही दूरबीन बच्चेदानी के अंदर में जाके सर्जरी की जाती है। इसके बाद में हम आगे जाके ये देखते हैं कि बच्चेदानी के अंदर का जो ऑस्टियम बोलते हैं, जहाँ बच्चेदानी के अंदर आने वाली गर्भनलिका खुलती है, वो कैसा है। कभी कभी उसके ऊपर भी आवरण होता है जो हमको काफ़ी टाइम HSG में दिखाता है कि नली ब्लॉक है। वो खोलने के बाद में भी प्रेगनेंसी रह जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि जो गर्भनलिका अंदर खुलती है बच्चेदानी के अंदर में, अगर हम काफ़ी बार रिपोर्ट में ये देखते हैं कि हाइड्रोसल्फिंक्स यानी नली के अंदर में पानी जमा हुआ है, वो घातक होता है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये कुछ भी अंदर का केमिकल स्ट्रक्चर गड़बड़ा गया, बायोकेमिकल, तो भ्रूण को पनपने के लिए भी समय नहीं मिलता और वातावरण नहीं मिलता। अब ये ऑस्टियम है जहाँ पे गर्भनलिका खुलती है दोनों तरफ का, दाहिना और बायां, ठीक है। तो हम लोग अगर उसके ऊपर आवरण है तो उसको खोल देते हैं सीजर से, ताकि पैसेज क्लियर हो जाता है। और कभी कभी अगर अपने को ट्यूब में पानी है तो हम IVF में भी अगर हम भ्रूण को छोड़ देते हैं बच्चेदानी के अंदर में परिपक्व होने के बाद में, तो भी प्रेगनेंसी रहने की संभावना कम होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ से आने वाला जो रिझाव होता है जो बच्चेदानी के अंदर में आके उसको खराब कर देता है। तो इसीलिए काफ़ी बार आपने सुना होगा कि जो पेशेंट को नली में पानी जमा हुआ है, बड़ी हुई है, उनको IVF के पहले क्लिपिंग करने के लिए बोलते हैं, ब्लॉक करने के लिए बोलते हैं, ताकि टेस्ट ट्यूब बेबी का प्रोसेस करने के पहले अंदर आने वाला पानी रोक दिया जाए। इसके बाद में हम अगर उम्र कम है तो हम और 3 बार IUI आपके करते हैं। पहले 3 होने के बाद में रहे नहीं, फिर हमने हिस्टोस्कोपी किया, अंदर भी कुछ है तो उसको निकाल दिया, फिर हम 3 IUI आपको करने की सलाह देते हैं। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिनमें बाकी की चीज़ें रहती है, जैसे अंदर की परत नहीं बन रही या क्वालिटी अंडे की नहीं बन रही, तो उनके इसमें हम ज़्यादा लंबा भी खींच सकते हैं। हम साल, 1.5 साल भी, 2 साल तक के मैंने ट्रायल दिए जिसमें पेशेंट्स कंसीव हुए। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, जैसे मैंने शुरुआती इसमें बताया, कि उनको अपने को सिस्टमेटिकली जाना आवश्यक होता है। 3 बार IUI किया, नहीं हुआ, हिस्टोस्कोपी करिए, फिर 3 बार ट्राई कीजिएगा। उसके बाद में फिर हम उनको विकल्प देते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी का। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में हम क्या करते हैं? 2 प्रकार करते हैं, एक ट्रेडिशनल IVF और दूसरा ICSI। ट्रेडिशनल IVF में हम क्या करते हैं कि अंडा निकालते हैं महिला के शरीर से, महिला को सारी हम बुलाते हैं कपल्स को, उनकी सारी जांचें होती है, उनका हार्मोनल प्रोफाइल होता है, जिसमें हम ये भापने की कोशिश करते हैं कि उनके शरीर में अंडे बनने की क्षमता कैसी है, जिसके लिए हम AMH करते हैं, सोनोग्राफी करते हैं, जो मैं शुरुआती इसमें दिखाया कि अंडे कितने हैं, वो देख के ताकत कितनी हो पता पड़ती है। उससे हमको अंदाज़ा आता है कि अंडे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। उनकी सारी जांचें होती है, उनके पति का सीमेन एनालिसिस होता है। हम पतियों को भी शुगर, थायराइड की जांच करने के लिए बोलते हैं, और बाकी आपका HIV, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन, VDRL करते हैं। देखिए, पतियों के शुक्राणु की क्वालिटी अच्छी होने के लिए पतियों का शुगर भी कंट्रोल में चाहिए, उनका लाइफस्टाइल भी ठीक ठाक चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस ये एक बहुत घातक चीज़ है। स्ट्रेस प्रोफेशनल रहे या पारिवारिक रहे, उसमें क्या होता है कि शुक्राणु की मॉर्फोलॉजी खराब होती है। अब आजकल लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल हो गई है, पहले के जैसा ज़माना नहीं हो गया। ये मैं जानती हूँ कि इनफर्टिलिटी में महिला को ज़्यादा स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है, क्योंकि कोई भी पूछता है तो महिला को पूछता है, अरे अभी तक हुआ नहीं। कोई इंसान घर में भी पूछता है, घर में वो लोड लेने लगती है। कभी ऐसा होता है कि घर के लोग समझदार होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि महिला की तरफ देखने का नज़रिया सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली मशीन, ऐसा भी होता है कुछ जगह पे। तो उस केस में महिला को पारिवारिक सपोर्ट अच्छे से नहीं मिलता है, तो वैसे ही वो और थोड़ी सी नेगेटिव साइकोलॉजी में चली जाती है। उसमें अगर पति का साथ ना हो, उसको समझने वाला कौन रहता है घर में? पति ही रहता है। तो पति का सपोर्ट उसके लिए बहुत मायने रखता है। इनफर्टिलिटी ये दोनों का प्रॉब्लम है, इट इज़ अ कपल। ये एक युगल की इनफर्टिलिटी है, इकलौते महिला की या पति की नहीं है। तो आप दोनों ने ये समझना आवश्यक है कि हमारे दोनों का प्रॉब्लम है, जिसके लिए हमको दोनों को इक्वली प्रयास करने हैं, दोनों को इक्वली मेंटल इमोशनल सपोर्ट देना आवश्यक है।
क्योंकि आप एक दूसरे को मानसिक साथ देंगे और स्ट्रेस कम करेंगे तो ही इसमें सफलता जल्दी आने की संभावना होती है। आमतौर पे आपने ये काफ़ी बार देखा होगा कि कोई कपल को अभी तो सब बहुत प्रोग्रेस हो गया है इनफर्टिलिटी मैनेजमेंट में। पुराने ज़माने में एडॉप्शंस ज़्यादा होते थे, दत्तक लिया जाता था। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो लोग एडॉप्शन करते हैं उसके बाद में उनको खुद का बच्चा अपने आप रह जाता है। क्यों? क्योंकि तब उसके दिमाग से, वो महिला के दिमाग से टेंशन चला गया रहता है कि अब मेरे को कोई पूछेगा नहीं तुमको बच्चे क्यों नहीं है, हुए ही नहीं का क्या। और दूसरी बात ये होती है कि कोई उस उपरोधिक स्वर में पूछता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन महिलाएं खुद के कोश में, डिप्रेशन में ऐसी चली जाती है। साइली मैडम आपको बताएगी इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से मेरे से भी, क्योंकि वो उसके विशेषज्ञ हैं, कि सीधे भी हम पूछेंगे तो भी हमको उल्टा लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में उसका एक नेगेटिव विचार उसके शुरू हो जाते हैं। वो खुद को उसके लिए जिम्मेदार समझते हैं, खुद में उसकी कमी समझती है। ऐसा नहीं है, ये आपके अकेले का प्रॉब्लम नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत है, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको बच्चेदानी ही नहीं रहती। क्या कर सकते? ऐसी भी लड़कियां आती हैं कि जिनकी बच्चेदानी ही नहीं होती। उससे अपन काफ़ी अच्छे हैं, हमारे पास अपनी बच्चेदानी है जिसमें हम बच्चे को बढ़ा सकते हैं। हम कोशिश तो कर सकते हैं, हमारे सामने उजाला तो है, रे ऑफ होप तो है, आशा का किरण तो है। कई लोग तो ऐसे कि जिनमें वो भी मौजूद नहीं। इसीलिए हमको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें ये बात होती है कि जो पुरुष होता है, जो पति होता है, उसने भी उतना ही इमोशनल सपोर्ट देना आवश्यक है, क्योंकि उसका सपोर्ट रहेगा। ये लड़की तो दूसरे घर से आई रहती है, आप अपने परिवार में बसे हुए रहते हैं, लड़की दूसरे घर से आई रहती है। वहाँ तब तक उसको सब संभालते थे उसके मायके में, अब यहाँ वो सबको संभाल रही है, सबके साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। तो उसको आपके साथ की आवश्यकता है, आपके मेंटल सपोर्ट की आवश्यकता है, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। ये जब हम करते हैं तब ज़्यादा अच्छा होता है। और ये सिर्फ महिला के लिए लागू नहीं, मैं आपको और एक बताना चाहती हूँ। जैसा मैंने बताया कि स्ट्रेस सिर्फ अंडे की क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करता, स्ट्रेस शुक्राणु की भी क्वालिटी को इक्वली इम्पोर्टेंट अफेक्ट करता है। मॉर्फोलॉजी खराब करता है, उसका क्षमता, ताकत जो होती है, फॉरवर्ड मोटिलिटी, वो अफेक्ट करता है। स्ट्रेस पुरुषों को ज़्यादा प्रोफेशनल स्ट्रेस होता है, क्योंकि आमतौर पे घर की गाड़ी हाँकने वाला मर्द होता है, तो उसको प्रोफेशनल स्ट्रेस अगर ज़्यादा है तो स्ट्रेस की वजह से भी स्पर्म काउंट्स काफ़ी रिड्यूस हो सकते हैं। हम आपको सीमेन एनालिसिस करने के लिए बोलते हैं, आपका सवाल रहता है कि कितने दिन की गैप चाहिए। 2 से 5 दिन के बीच की गैप मोर देन सफिशिएंट। उससे ज़्यादा अगर आप गैप रखते हैं तो नेक्रोस्पर्मिया यानी डेड स्पर्म्स निकलने की संभावना ज़्यादा होती है। तो IUI के लिए भी ज़्यादा गैप नहीं चाहिए। बल्कि मेरा ये कहना था कि कॉन्टैक्ट जब आता है तो शुक्राणु जो अंदर में बसे हुए रहते हैं, गर्भाशय के मुख में जो गैप्स, क्रिप्स होती है, खचके होते हैं, उसमें वो 8 दिन तक काम में आ सकते हैं। तो मेरा सभी लोगों का ये कहना रहता है कि कहीं से तो भी वो पढ़ के आते हैं या कहीं से तो भी किसी ने बताया रहता है कि 3 दिन का गैप चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो स्ट्रेस ये सबसे घातक है पुरुषों के लिए। दूसरा है प्रोफेशन। काफ़ी बार हमने देखा है, देखिए अंडकोश शरीर के बाहर होते हैं पुरुष के, प्रकृति ने उसको बाहर रखा है क्योंकि उसका तापमान 2 से 3 अंश कम चाहिए शरीर के। हमारे शरीर का तापमान कितना रहता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो अंडकोश को अच्छे से काम करने के लिए 2-3 डिग्री कम चाहिए। जो लोग गर्मी के पास में, फर्नेस के पास में, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, या जो लोग लैपटॉप में गोदी में लेके ज़्यादा काम करते हैं, उनमें शुक्राणु की क्षमता, काउंट कम होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। कभी इंजरी अगर हो गई है, कोई एथलीट्स रहते हैं, क्रिकेटर्स रहते हैं, या फिर आपको ये पता है कि जो जिमर रहते हैं ना, या फिर साइकिलर्स रहते हैं बहुत, उनमें भी एक्सेसिव आजकल फैड आया है, स्टेरॉइड्स लेते हैं फिटनेस के लिए, या हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं। डाइटिशियन कहाँ गई अपनी पूजा मैडम? हाई प्रोटीन डाइट इज डेट्रीमेंटल फॉर द क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स एज वेल एज फॉर ओवा। तो हम लोग नई सोच अंगीकार रहे हैं, हम लोग फिटनेस फ्रीक बनते जा रहे हैं, लेकिन साथ में हमने ये नहीं भूलना चाहिए कि फिटनेस के पीछे भागते भागते करो, फिटनेस तो सबको चाहिए, वेट मेंटेन करना चाहिए, लेकिन अगर ये अतिरिक्त कोई भी चीज़ का हम करेंगे
टोबैको, भले हम खर्रा खाएं या सिगरेट, तम्बाकू खाएं या सिगरेट स्मोकिंग करें, आपके लिए भी घातक है, आपकी बीवी के लिए जो पैसिव स्मोकिंग करती है उसके लिए भी घातक है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हेल्दी लाइफ, हेल्दी डाइट, स्टे अवे फ्रॉम स्टेरॉइड्स, स्टे अवे फ्रॉम एक्सट्रीम्स ऑफ डाइटिंग, सब कंट्रोल में चाहिए। हमारे शरीर की जो रचना बनी है वो हमारे ज्योमेट्रिकल कंडीशंस के हिसाब से बनी है, हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन के हिसाब से। हम उसको अगर पाश्चिमात्य देशों की तरफ लेके जाना चाहेंगे तो हमारे लिए खराब होगा। तो इसीलिए हमको सारी चीज़ें सीमित और लिमिट में रखना है। तो फिर हम जब सब कुछ फैला जाता है तो हम पेशेंट को बोलते हैं आईवीएफ करो। आईवीएफ में हम क्या करते हैं, हम लोग ट्रेडिशनल आईवीएफ करते हैं जिसमें हम डिश में अंडे डाल देते हैं निकाले हुए महिला के, और उसके साथ में शुक्राणु उसको छोड़ देते हैं, ये अपेक्षा के साथ में कि वो अपने आप फर्टिलाइजेशन करेंगे। दूसरा विकल्प होता है इक्सी का, जिसमें हम नीडल द्वारा डायरेक्ट शुक्राणु को अंडाशय के अंदर में, अंडे के अंदर में छोड़ देते हैं। तो ये किसके लिए है? एक्चुअली दुनिया में, विश्व में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी की शुरुआत जब हुई तो वो सिर्फ बनाई गई थी उन लोगों के लिए, उन महिलाओं के लिए जिनकी दोनों नलियाँ ब्लॉक थी। लेकिन धीरे 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 एक एक चीज़ सामने आती गई, साइंस प्रगत हो गया, तब ये पता पड़ा कि इसके अलावा भी लोग हैं जिनको टेस्ट ट्यूब बेबी करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो किसको पड़ सकती है? सीवियर मेल फैक्टर। उसमें क्या होता है कि शुक्राणु जब 5 मिलियन से कम होते हैं काउंट में, तो किताबें ये बताती है कि आप उनका इक्सी करना चाहिए। लेकिन प्रदीप आपको बताएंगे, हमारे यहाँ पे 2 मिलियन 4 मिलियन वालों को भी IUI से प्रेगनेंसी रही है। तो हम तुरंत, हमारे यहाँ पे हम 5 मिलियन के नीचे काउंट वालों को तुरंत मैं IVF नहीं बताती। मैं, अगर महिला की उम्र कम है, अंडाशय की क्वालिटी अच्छी है, अंडे भरपूर है, तो मैं 2 या 3 बार IUI कराना चाहती हूँ। IUI में प्रेगनेंसी अगर बन जाती है तो इक्सी टल सकता है, खर्चा टल सकता है। बाद में अगर स्पर्म काउंट 5 से 10 मिलियन में आपके 3-4 IUI में प्रेगनेंसी नहीं रही तो आपको टेस्ट ट्यूब बेबी कराना चाहिए, उसमें इक्सी कराना चाहिए। या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें सारी जांचें ठीक ठाक होती हैं, सब कर लिए होते हैं, लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। अंडे अच्छे से बनते हैं, IUI हो गया, लैप्रोस्कोपी नॉर्मल है, हिस्टोस्कोपी नॉर्मल है, TB नहीं है, हार्मोन्स की रिपोर्ट्स नॉर्मल है, हस्बैंड के शुक्राणु का काउंट अच्छा है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं रहती है। तो ऐसे लोगों को भी हम टेस्ट ट्यूब बेबी की सलाह दे सकते हैं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि राह देखते देखते अपने अंडाशय के अंडे सारे खत्म हो जाए और महिला के पास में अंडाशय का भंडार ही ना बचाओ, और फिर हमको दूसरे किसी का डोनर एग लेके IVF करने की संभावना नहीं आनी चाहिए। और सेम रूल होता है 35 साल की उम्र के बाद वाले औरतों में। इनमें भी हम लोग तुरंत, मैं नहीं बताती हूँ 35 साल के लोगों को, क्योंकि अगर उनका AMH अच्छा है और दूसरे दिन का जो स्कैन करते हैं उसमें हमको दिखता है कि कुछ अंडे हैं, 8-10 है, तो हम उनको 2 या 3 बार IUI कराना चाहेंगे। लेकिन अगर वही महिला 35 साल की और उसमें एक आध दूसरा अंडा दिख रहा है तो मैं उनको बोलूँगी कि भाई नहीं, आप IVF में तुरंत जाइए, क्योंकि आपके पास में खुद के अंडे बहुत ज़्यादा बचे हुए नहीं है, हमको दूसरे किसी से अंडे लेने की नौबत नहीं आनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें अंडे ही होते नहीं हैं, ख़त्म हो गए रहते हैं, प्रीमैच्योर मेनोपॉज होता है। ऐसे लोगों में फिर हम क्या करते हैं कि हम उनको बोलते हैं डोनर एग लेके अपने को करना चाहिए। कुछ महिलाएं ऐसी होती है, डोनर एग, डोनर बैंक्स होते हैं, स्पर्म बैंक्स होते हैं, डोनर्स भी आते हैं जिनसे अंडे लिए जाते हैं और अपने को उनका इक्सी करना पड़ता है। अब इक्सी कैसे होता है? इक्सी में एक नीडल होती है, ये हमारे सेंटर का इक्सी है। शुक्राणु, जैसा मैंने आपको बताया था कि शुक्राणु में ये सब सारे शुक्राणु नीडल से पिक किया गया रहता है और शुक्राणु को इंजेक्टिंग नीडल में एस्पिरेट किया जाता है। आपको टेल दिखेंगी शुक्राणु की, उनको मोबिलाइज, इमोबिलाइज किया जाता है, शुक्राणु को पकड़ा जाता है और फिर अंडे जो हम लोग आपके अंडाशय से निकाल चुके होते हैं उसी दिन उसको उसमें इंजेक्ट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इक्सी। टेल से पकड़ा गया है शुक्राणु को। अब अच्छे क्वालिटी का अंडा, जब हम लोग आपके इसमें से ओवम पिकअप द्वारा अंडे निकालते हैं
तब अंडों की क्वालिटी देखना पड़ता है। जैसा ये अंडा आप देखेंगे, इसके आजू बाजू में जो आवरण दिखता है उसको ज़ोना बोलते हैं, ज़ोना पेलिसिडा। क्यूमुलस ऊफरस कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं। ये पोलर बॉडी, ये पोलर बॉडी जिस अंडे में रहती है वही फर्टिलाइजेशन के काबिल रहता है। ये परिपक्व अंडा है, इसको हम M2 बोलते हैं। तो M2 उस साइड में ये शुक्राणु नीडल द्वारा उसके अंदर छोड़ दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं इक्सी। आपको दिख रहा है अंडे को छेदते हो, ये शुक्राणु यहाँ है, उसको यहाँ पर ड्रॉप करके नीडल निकाल लिए जाएंगे। ये शुक्राणु यहाँ बस गया। ऐसे इक्सी करा के हम लोग दूसरे दिन उसका अवलोकन करते हैं। ये पोलर बॉडी है ऊपर और ये अभी इक्सी की प्रोसेस हो रही है यहाँ पे। शुक्राणु लाया गया आखिरी छोर तक के, उसको पियर्स करके अंदर में छोड़ा जाएगा। अब ये कहाँ किया जाता है? इसके लिए आपको एक लैब की ज़रूरत होती है, IVF सेंटर की। हम लोग एक OT होती है यहाँ पे VAI सेंटर में, जहाँ ओवम पिकअप करते हैं। सबसे पहले आपको जब आप IVF के लिए आते हैं तो आपका पूरा जांच करके एक प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं कि आपके हार्मोन्स के अनुरूप, आपकी उम्र के हिसाब से, आपका AMH, आपका वेट और आपका प्रीवियस साइकिल का रिस्पॉन्स ये देखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि इनको किस मात्रा में डोज दिया जाए। वो डोज देके हम आपको 10-12 दिन इंजेक्शन देते हैं। एक समय लाते हैं कि जब उनको दिखता है कि आपके अंडे पर्याप्त साइज के बन गए हैं, उसका हार्मोन का लेवल भी हम आपका ब्लड टेस्ट करते हैं और फिर हम निर्णय लेते हैं कि हम इंजेक्शन देके परसों इनका अंडे निकाला जाए। OT में आपके अंडे निकाले जाते हैं। वो लेके वो जो सिक्रीशन निकलता है अंडे के, ये लैब में आता है। ये वर्क स्टेशन होता है, यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट देखते हैं अंडों की क्वालिटी। जैसा मैंने पहले बताया M2 oocytes, तो वो M2 oocytes होंगे तो ही वो फलितीकरण के लायक होते हैं। उसके बाद में उनको ये इंक्यूबेटर में रखा जाता है 3-4 घंटों के लिए। उसके बाद में उसको कुछ तरल पदार्थ, कुछ केमिकल्स के साथ में, जो मीडिया होता है उसके साथ में उसको मिक्स किया जाता है। उसके आजू बाजू का जो थिक मेम्ब्रेन रहता है उसको थोड़ा ढीला किया जाता है ताकि अपने को इक्सी में मदद करे। उसके बाद में ये होता है इक्सी का मशीन, जिसमें आपका इक्सी किया जाता है। और उसके बाद में जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि फलितीकरण कहाँ होता है? ट्यूब के अंदर होता है। ट्यूब में वो 4 दिन रहता है, 5वें दिन आके वो बच्चेदानी के अंदर में आता है। तो ट्यूब के जैसा एटमॉस्फेयर ये इंक्यूबेटर में दिया जाता है। इसके ये इंक्यूबेटर के अंदर, इसको बेंच टॉप इंक्यूबेटर बोलते हैं। तो उसमें बच्चेदानी के जो नली होती है, गर्भनली का, उसके अंदर में जो कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीजन का, नाइट्रस का और CO2 का, उसको मात्रा में वैसे रख के उनको रखा जाता है। और फिर हम आपको, जब वो अच्छे से परिपक्व बनता है, भ्रूण बनता है, तो हम आपको 3रे दिन या 5वें दिन आपके बच्चेदानी में उसको छोड़ दिया जाता है। वो कैसे बनता है? जब हम आपका इक्सी करते हैं तो एक दिन में फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ ऐसा दिखता है। ये 2 न्यूक्लियस आपको दिखेंगे। उसके दिन बाद में दूसरे दिन अपने को 2 या 4 सेल का डिवीजन दिखता है। ये जो एक सेल है वो 4 सेल हो गए, उसके बाद में 4 से 8 सेल तक हो गए, बाद में वो 16 सेल, 32 सेल का होते जाता है। और फिर आखिरी पड़ाव जो हम बोलते हैं 5वें-6वें दिन जो बच्चेदानी के अंदर में आता है नेचुरल कोर्स में, इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। ये ब्लास्टोसिस्ट इनर सेल, इसमें इम्प्लांटेशन का यानी बीजारोपण का जो क्षमता होती है ये ब्लास्टोसिस्ट में सबसे ज़्यादा होती है। तो कभी कभी फिर भी क्या IVF में 100% प्रेगनेंसी रहती है? नहीं रहती। क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हम आपको इंजेक्शन दे के अंडे बनाते हैं। जो आपके शरीर में मौजूद अंडे हैं उन्हीं को हम बढ़ाते हैं। शुक्राणु आपका ही होता है,
दुनिया में आज तक ऐसा कोई भी इंजेक्शन या दवाई नहीं आई है, ना आएगी, कि जो आपके शुक्राणु का और अंडों का जेनेटिक पैटर्न या क्रोमोसोमल पैटर्न चेंज करें। वो आपको आपके माँ बाप से मिला हुआ होता है। तो क्रोमोसोम्स आपके हम नहीं बदलते हैं, इसीलिए भगवान ने आज पूरा का पूरा 100% आपको दिया नहीं कि ये होगा ही। दूसरी बात ये होती है कि आपको, जैसा मैंने पहले भी बताया था, कि शाखा पे फल वही टिकते हैं जो अच्छे क्वालिटी के होते हैं, जिनमें ताकत होती है। तो हम भले ही आपके 10-12 अंडे निकालें, 10-12 अंडों का इक्सी करेंगे, लेकिन 3 दिन तक जो पावर मिलती है अंडों को बढ़ने के लिए, वो कहाँ से मिलती है? हमने जो पहले देखा, इक्सी का जो देखा था हमने, उसमें जो अंडा था, ये हम क्या करते हैं, शुक्राणु को यहाँ छोड़ देते हैं। माँ का स्त्री बीज होता है जिसमें एक न्यूक्लियस होता है और उसके आजू बाजू में जो तरल पदार्थ होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। तो भ्रूण जब बनता है और जो बढ़ता है, उसको जो पावर मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, वो माँ के साइटोप्लाज्म से मिलती है। लेकिन इसका मतलब बच्चा जो आपका बनता है उसको ताकत माँ देती है शुरू के 3 दिन में। और इसीलिए आपने सुना होगा कि क्या बोला जाता है कि 35 साल की उम्र के बाद में डाउन सिंड्रोम की संभावना या क्रोमोसोम में प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये जो साइटोप्लाज्म है उसका भी एजिंग होते जाता है, तो उसकी भी क्षमता घटते जाती है। लेकिन 3 दिन तक उसने बढ़ा, माँ के बदौलत बढ़ा, माँ के प्रोटेक्शन के, अंडे में जो माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें जो एनर्जी सोर्स है उसके वजह से बढ़ा। लेकिन तीसरे दिन से लेके 5वें दिन तक जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है वो उसको खुद के बदौलत बनना पड़ता है। इसके लिए जो एनर्जी होती है, जो जीनोम एक्टिवेशन है, वो खुद की भ्रूण की जो ताकत होती है उसके बदौलत बनता है। तो नेचुरली जिसमें पावर होंगी वही भ्रूण ये स्टेज पे आएंगे डे 5 पे। तो हम लोग ऑप्शन देते हैं आपको कि आप तीसरे दिन का ट्रांसफ़र चाहेंगे कि 5वें दिन का ट्रांसफ़र चाहेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके 10 अंडे बने, लेकिन हम अगर 5वें दिन तक रुकते हैं तो 10 में से 2 या 3 ही ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। और कुछ ऐसा है कि कोई भी नहीं ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है, तो वो IVF तभी अपने को रिजेक्ट करना पड़ता है, बढ़े ही नहीं तो। लेकिन आपका रिजल्ट तभी लगता है, तीसरे दिन के ट्रांसफ़र करके हम लोगों को राह देखना पड़ता है। तो ये चीज़ें अभी इंसान के हाथ में नहीं है। अगर आपके क्रोमोसोम में कुछ गड़बड़ी है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जिन महिलाओं में प्रेगनेंसी नहीं रहती है, उनके हस्बैंड जो होते हैं, उनके अगर काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, तो हम हमेशा बताते हैं कि IVF के पहले नहीं, आप क्रोमोसोमल एनालिसिस करवा लो, कम से कम अपने को पता तो पड़े। नहीं तो इतना सारा खर्चा करने के बाद में अगर कुछ नहीं हो रहा, फिर हम लोग कर रहे हैं कि नहीं हस्बैंड का क्रोमोसोमल एनालिसिस कर लो, तो वो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा 2-4 8,000 10,000 खर्चा करके हस्बैंड का क्रोमोसोमल एनालिसिस करवाना कभी भी बेटर रहता है, जिनका काउंट 5 मिलियन 10 मिलियन या कुछ भी ट्रीटमेंट से बढ़ नहीं गया। तो इनफर्टिलिटी कारण क्या होता है? जैसा मैंने पहले बताया था कि इनफर्टिलिटी में 40% महिलाओं का कंट्रीब्यूशन होता है, कभी कभी 40% कंडीशन में पुरुष भी, और 10% या 20% लोग ऐसे होते हैं कि जिनमें कुछ भी वजह नहीं पता पड़ती है, लेकिन हमको प्रेगनेंसी नहीं रहती है। लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं है, आजकल साइंस बहुत आगे जा चुका है, हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं।